हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का स्वागत है मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो कि फ्री है उन बच्चों के लिए दोज हु आर प्रिपरेशन फॉर द नॉट सेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। स्वागतम, वड़कम, सुस्वागतम। जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाएं सारे लोग। मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ कुछ नई चीज़ों के साथ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। जिनका मैं नाम ले पाऊँ उनको भी गुड इवनिंग, जिनका नाम ना ले पाऊँ उनको भी गुड इवनिंग। ठीक है बच्चे। उमेश चौधरी है, उन्नति है, सोनाली, पुष्पा भाऊ, हेमंत, ऋतु, लोकेश, महादेव, सीमा, नूतन, राधिका, मेडिकोज, स्वप्निल, एम सेवन, धवल, अंकुर, राहुल, सागर भक्ति, गीत, प्रकाश, रुबीना, पूजा, राजू, आगे राजू, गणेश, इन सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग है। फटाफट सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएं। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, कल की क्लास में मैंने आपको ये बताया था हाउ टू बी सिलेक्ट इन प्रायोरिटी। और सच बताओ, आज उस प्रायोरिटी को ध्यान में रख कर किस किस ने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी? मुझे ईमानदारी से बताओ, किसी ने आज 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पूरे दिन में या नहीं किए? Those who are at least solve 50 question and apply the priority wise knowledge which I given yesterday, कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ? क्वेश्चन को पढ़ने के तरीके में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ, इतना जानना है मुझे। तो कल का हमारी जो मेहनत थी उस मेहनत से कुछ फायदा मिला जिसने क्वेश्चन करने की कोशिश करी होगी? जिसने क्वेश्चन करने की कोशिश करी होगी, फायदा हुआ है या नहीं हुआ? तो इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा बच्चे, ये बताओ। एक दिन में पूरा इंप्रूवमेंट नहीं होता, पर पहले से तो बेटर हुआ होगा ना, ये जानना चाह रहा हूं मैं। पहले से कुछ तो बेटर हुआ होगा। 10 मार्क्स इंक्रीज हो गए, 25 में से 19 सही, वेरी गुड। हुआ है ना फायदा? पर्पज भी ये था, एक दिन में नहीं होगा, पर जरूर मानो कि आप इसको याद कर लोगे और आपके फ्लो में आ जाएगा उस प्रायोरिटी को लगाना, तो यकीन मानिए आपको फायदा पक्का मिलेगा। जैसे मैं आपसे पहले कहता हूँ, फायदा मिलना ही है उसका। अरे है ना बच्चे? हाँ मैं क्लास में हूँ। हाँ मैं बोलता। समझ में आ रहा है बच्चे? तो सारी चीजें जो है आपको ध्यान में रखनी है। बहुत इंप्रूवमेंट दिखा है 2 क्वेश्चंस में, होना भी चाहिए बेटा। इंप्रूवमेंट के लिए ही मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा था, और इंप्रूवमेंट के लिए ही आपके हम जो आप और हम जाग रहे हैं रात रातों को, जो मेहनत कर रहे हैं, इसके पीछे का जो पर्पज़ है ना बेटा, वो इंप्रूवमेंट ही है। एक एक क्वेश्चन की वैल्यू बहुत होती है। उन बच्चों से पूछो जो एक एक बच्चे से जो सेलेक्ट नहीं हो पाए इस वजह से कि उनका एक क्वेश्चन गलत हो गया था। तो उन बच्चों के लिए ये जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो हमेशा पॉइंटों से रह जाते हैं, 2 नंबर से रह जाते हैं, 1 नंबर से रह जाते हैं। ठीक है बच्चे? ठीक है, चलो। आज उन्हीं प्रायोरिटी को ध्यान में रखकर मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, और क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं उस चीज़ के लिए जो हम इंप्रूवमेंट कराएंगे, जो हमने पहले से बेटर करने की कोशिश करी है, उसी चीज़ को अप्लाई करके आज मैं कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, जो आपको थोड़ा सा और उस कदम की तरफ आगे बढ़ाएंगे जिधर आपका रास्ता नॉर्थ की तरफ पड़ रहा है, जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की तरफ पड़ रहा है। समय को बचाते हुए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का पहला क्वेश्चन, विच इज़ ऑन योर स्क्रीन। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर करिए, क्योंकि प्रायोरिटी वाइज ऑप्शन है और मैं आप चाहता हूं कि आप सही से प्रायोरिटी लगाइए, तो अपने आंसरों को सही करिएगा। ठीक है बच्चे? बिल्कुल। सबको नमस्कार है बेटा, मैं सबको एक साथ ही बोल देता हूँ गुड इवनिंग। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं अगले सेशन के लिए, अगले नॉट सेट के लिए जो आप देने वाले हो, नॉट सेट 7 के लिए। मेहनत करिए तो फल मिलेगा, परेशान मत होइएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि भूल गए हैं। कोई कुछ नहीं भूला, घबराने की जरूरत नहीं है, डिप्रेस नहीं होना, एंजाइटी से दूर रहो। एग्जाम आएगा, पेपर देखोगे तो एहसास हो जाएगा तुम्हें सब आता है। भाई कह रहा है तुम मस्त रहो। जिसने ईमानदारी से मेहनत करी उसका सिलेक्शन होना तय है। जिसने जिसने ईमानदारी से मेहनत करी उसका सिलेक्शन होना तय है। किसी प्रकार की चिंता मत करिए, आपको सफलता मिलेगी पक्का। नवीन चित्रा, गॉड ब्लेस यू बच्चे। फटाफट सारे बच्चे अप्लाई करिए, जैसे मैंने आपसे कहा था अप्लाई करना बहुत जरूरी है बच्चे। क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से समझिएगा और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने कहा था प्रायोरिटी लगाइए, प्रायोरिटी लगाइए, प्रायोरिटी लगाइए, और जो प्रायोरिटी नहीं लगा रहा वहीं रिस्क में आ रहा है बच्चे वो।
जो कल की नॉलेज उसको अप्लाई करिए, और जो उस नॉलेज को सही से अप्लाई करेगा, मेरा वादा है गलत नहीं करेगा। कमलेश पाल, ले लिया बेटा तेरा नाम। गॉड ब्लेस यू कमलेश। सोनू कुमारी, गॉड ब्लेस यू। चलो करिए सब बच्चे, कोई बच्चा बिना आंसर करे नहीं रहेगा, याद रखिएगा, कोशिश करिए। चलो सर, पूरे नर्सिंग जगत में कोई टीचर नहीं बताया और ना बता पाएंगे, आप फ्री में पढ़ाते हैं, लेकिन सब कुछ आपको इतना ज़्यादा दुआ देते हैं, हमारे घर वाले भी दुआ ही तो हैं, इसलिए तो पढ़ा रहे हैं बेटा, तुम लोग प्यार करते हो इसलिए तो आ जाते हैं हम लोग। तो मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, तुम्हारे पोल के आंसर मैं सामने लिख रहा हूँ स्क्रीन पे, क्या क्या आ रहे हैं तुम्हारे हिसाब से। सी आंसर जो गया है, जो सी आंसर तुम देने वाले हो, उस सी आंसर की वैल्यू कितनी है बेटा, कितने लोगों ने, 48% लोगों ने कहा है। जो डी है वो 22% लोगों ने कहा है। जो ए है वो 17% लोगों ने कहा है, और जो बी है वो 12% लोगों ने कहा है। इस प्रकार का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है किस किस के बीच में, तुम्हारे पोलिंग के बीच में। देखते हैं कहाँ कहाँ तक आपने कैसी कैसी गलती करी है। मैं क्वेश्चन पढ़ दूँ। You are working on the medical surgical unit, have just received report of our 4 patient, 4 पेशेंट की रिपोर्ट आपके पास है, आपने वो देखी है। विच पेशेंट यू असेस द फर्स्ट। सिंपल है, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं बता देता हूँ कैसे आंसर जाएगा। आपने कहा बताओ सर कैसे कैसे किया आपने, मैंने कहा देख बंद भाई बंदे, यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा कर, पीटर नाम का व्यक्ति है, मैंने कहा पीटर नाम का, हुज डब्ल्यूबीसी काउंट इज 13,000 ऑन दिस मॉर्निंग एज द लैब। एक व्यक्ति है जिसकी डब्ल्यूबीसी काउंट 13,000 है। मैंने कहा 13,000 है तो इन्फेक्शन की शुरुआत हो सकती है, 6 से 11,000 तो होती है नॉर्मली, 6 से 11,000 तो नॉर्मल होता ही है। मैंने कहा नॉर्मल है, इसमें तो कोई खास प्रॉब्लम है नहीं। तो 13,000 अगर है तो बहुत क्रांतिकारी तो है नहीं, आप भी जानते हो 18,000 तक तो नॉर्मली मानते हैं इसको। रेंज इसकी 11,000 है, पर 18,000 तक नॉर्मल हो सकती है। तो 13,000 होना मान भी लिया कि थोड़ा ज़्यादा है, पर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा है कि ये मरने वाला, इतना सीवियर इन्फेक्शन हुआ है कि भाई डब्ल्यूबीसी काउंट लाखों में पहुंच गई या 50,000 हो गई। वैसा भी कुछ नहीं हुआ, 11 की जगह 13 हो गया, इतना तो चलता ही है। इतनी की तो बार्गेनिंग हो जाती है कि साहब इतना तो लगा ही लो, देखो ऐसे क्या कर रहे हो आप। तो मैंने कहा मतलब तो मतलब मुझे नहीं लगता कि इस कंडीशन में ये प्रायोरिटी जाएगी कि जिसमें डब्ल्यूबीसी काउंट 11,000 से बढ़कर 13,000 हो गई है। तो ऐसा है भैया, ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि प्रायोरिटी में ये देखूंगा कि और कौन सी है। तो डी वाले जिसने कहा था, डी वाले 22% कौन से थे, इनका तो मुझे पता नहीं पड़ा क्यों उन्होंने आंसर दिया, जबकि इनके हिसाब से डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं हुई थी। थोड़ा बहुत दिमाग लगाते तो आप आंसर पहुंच जाते। मैंने कहा ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। आपने कहा और बताओ सर। मैंने कहा ये जो ग्रिगोरी है, हु हैज़ पोटेशियम लेवल ऑफ 5 एंड जस्ट रिसीव्ड हिज डोज ऑफ फ्रूसामाइड। मैंने कहा इसका पोटेशियम लेवल 5.5 है। तो मैंने कहा नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा है, ये नॉर्मल की अपर लिमिट की तरफ है। मैं ये नहीं कह रहा है अब नॉर्मल नहीं है, पर ये नॉर्मल की अपर लिमिट की तरफ ही तो है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैंने कहा फिर मैंने कहा फ्रूसामाइड भी तो दे रहे हो, तो फ्रूसामाइड तो दूंगा ही ना, फ्रूसामाइड क्यों दे रहा हूँ। मैंने कहा सोडियम लेवल जो बढ़ गया उसे कम करने के लिए, फ्रूसामाइड देने से पोटेशियम का लेवल ड्रॉप होगा। मैंने कहा स्लाइटली ड्रॉप तो होगा ही, स्लाइटली ड्रॉप होने से समस्या सॉल्व होगी, तो स्लाइटली तो ज़्यादा है। अरे ज़्यादा ही थोड़ा सा है, तो इतना तो फ्रूसामाइड कम कर देगा, और इतना फ्रूसामाइड कम कर देगा, इसका मतलब हाइपर कैलेमिया से कंसर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रूसामाइड साथ में चल रहा है, और फ्रूसामाइड चल रहा है तो ये बढ़ने तो नहीं देगा, कम करेगा, और कम नहीं भी करे तो 5.5 कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, अपर लिमिट के पास में होता है। इसका मतलब आंसर तो इसका ये भी नहीं है, तो मतलब इसका आंसर सही भी नहीं है। मुझे नहीं पता तुमने क्या सोच के दिया है, मैं आपका आंसर आपको मिलेगा, मैं आंसर दे दूंगा। लोइस हु हैज द कोलेसिस्टेक्टोमी यस्टरडे एंड नीड असिस्टेंस गेटिंग फ्रॉम द बेड द चेयर द ब्रेकफास्ट। मुझे इतना बता दो, इस बी वाले ऑप्शन में मास्लो हायरार्की की कौन सी स्टेज आ रही है। मुझे बस इतना जानना है आपसे, इसमें मास्लो हायरार्की की कौन सी स्टेज है, जो बी वाले कह रहे हैं वो मुझे इतना बता दो कि मास्लो हायरार्की की कौन सी स्टेज इसमें मैच कर रही है। फटाफट आंसर आन दो, मास्लो हायरार्की की कौन सी स्टेज इसमें मैच कर रही है, आई वांट टू सी दैट। सेकंड वाले ऑप्शन में जिसमें कोलेसिस्टेक्टोमी का पेशेंट हुआ है, इसकी कल कोलेसिस्टेक्टोमी हुई है, नीड असिस्टेंस, उसको जरूरत पड़ रही है सहायता की, गेटिंग फ्रॉम द बेड, बेड से उठने के लिए और चेयर पे जाने के लिए, जिससे कि वो नाश्ता कर सके। फटाफट बताओ, बहुत अच्छे आंसर आ गया, वेरी गुड। मैं यही तो, मुझे प्राउड क्यों होता है पता है, मैं कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा आप एक दिन में पंडित बन जाओगे, एक दिन में नहीं सीखोगे, पर तुम कुछ तो सीख रहे हो। एक प्रायोरिटी लगाने में बूढ़े हो जाते हैं, पता है। टीचर को तो छोड़ो, यूट्यूबर को तो जिंदगी में आती नहीं प्रायोरिटी लगाना। अच्छे अच्छे टीचरों को भी महीनों लग जाते हैं प्रायोरिटी सीखना। एक दिन में तुमसे जितनी उम्मीद कर रहा हूँ उतना तो तुम उससे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हो। तो ये तो कन्फर्म है कि बी वाले ऑप्शन में सेफ्टी आती है, और सेफ्टी मेरी सेकंड प्रायोरिटी होती है, पहली प्रायोरिटी मेरी फिजियोलॉजी का नीड होती है। तो एक बार मैं फिजियोलॉजी का नीड दूँ, बेटा फिजियोलॉजी का नीड नहीं होती, मैंने विक्रम कल भी बात बताई थी। अगर ये असिस्टेंस की जरूरत है, इसको बेड से उठा के चेयर पे बिठाना है, तो सेफ्टी मानी जाएगी, क्योंकि बेड से उठ के चेयर पे गिर सकता है, अगर खुद उठ के बैठ के बेड से चेयर पे जाता तो गिर जाता, इसलिए असिस्टेंस की जरूरत पड़ रही है, तो सेफ्टी इसमें ध्यान में रखी जाती है। मैंने कल भी तुम्हें ये बात बोली थी आपसे, ये सेफ्टी है, इट्स नॉट द फिजियोलॉजिकल नीड्स। समझ आ रहा है ना बच्चे। अच्छा आपने कहा और बताओ सर।
जो जो डैनियल है वो रिसीव्ड आईवी डोज ऑफ मॉर्फिन बाय नाइट शिफ्ट नर्स जस्ट प्रायर टू द रिपोर्ट। रिपोर्ट आने से जस्ट पहले उसे मॉर्फिन दिया गया है नाइट शिफ्ट के द्वारा। जो नाइट शिफ्ट में जो महिला आती है उसने उसे मॉर्फिन दिया। तो मैंने कहा मॉर्फिन से क्या हो रहा है, एक बात अच्छे से समझ दो। ये जो मॉर्फिन इसको आईवी दिया गया है नाइट शिफ्ट में जस्ट प्रायर टू द रिपोर्ट। मैंने कहा इंट्रावीनस अगर किसी को आप आईवी ओपियोड दे रहे हो, ओपियोड कब दिया है तो मॉर्फिन क्या है, हाजमोला है। अरे हाँ ना बच्चे, ओपियोड्स ही तो है। तो ओपियोड्स अगर आप किसी को दे रहे हो, कैसे दे रहे हो ओपियोड्स, आप किसी को आईवी दे रहे हो, तो ये याद रखना इसका जो इफेक्ट है बहुत क्विक आता है। इसका जो इफेक्ट है वो कैसा आता है, क्विक आएगा। इसका इफेक्ट क्या आएगा, क्विक। तो मैंने कहा ओपियोड्स का कहाँ पड़ता है, तो ओपियोड्स का जो इफेक्ट होता है वो पड़ता है रेस्पिरेटरी सेंटर पर। इस वजह से क्या होगा, दैट इज कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ये क्या कर देगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कर देगा। और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करेगा, तुमने मुझे पता नहीं क्या सोच के आंसर नहीं दिया, पर साफ साफ कह रहा था। अब रेस्पिरेटरी डिप्रेशन का पेशेंट आ रहा है और मुझे पता चल गया कि इसको रेस्पिरेटरी क्या होना है, डिप्रेस होना है, डिस्ट्रेस होना है। तो फिर मैं समझ गया ना, रेस्पिरेशन का मतलब एयरवे से ही तो है। तो मैं तो मेरी प्रायोरिटी एयरवे के हिसाब चलूंगा ना। तो एबीसी के हिसाब से फिजियोलॉजी का नीड में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो एबीसी फॉलो किया जाएगा। एबीसी फॉलो करोगे तो बिना ही दिमाग लगाए मैं इसका आंसर दे सकता था, बहुत इजी था। तुम शायद यहाँ मारे गए, तुमने पोटेशियम को बहुत ज़्यादा समझ लिया और तुम फ्रूसामाइड को साथ देने का पर्पज भूल गए। तुम शायद फ्रूसामाइड का पर्पज भूल गए और तुमने पोटेशियम को 9.5 समझ लिया। 9.5 नहीं है, 5.5 है, अपर बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? तो बेटा याद रखिएगा, एनी जो ये जो गलतियां कर रहे हो वो गलतियां थोड़ी थोड़ी और सुधारेंगे तो हम और इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। बात ये है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैंने दिया था आपकी प्रायोरिटी सीख के, थैंक यू सर। बहुत जिसने आंसर सही दिया है ना, दैट इज वेरी गुड। मैंने पहले यही किया था सर। तो पहले, अरे यार कल मैंने यही तो सिखाया था कि ऑप्शन नहीं बदलना है। एक ये भी तो की पॉइंट लिखवाया था मैंने स्मिता। मैंने कल ये भी तो बताया था कि बेटा आंसर यही देना है। जो ऑप्शन तुमने पहले समझ दिमाग लगा के कर दिया उस पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। सर हार्ट का सर ऐसा लगा, पोटेशियम का असर हार्ट पर पड़ेगा। हार्ट पर पड़ेगा तो भी तो सी सर्कुलेशन बाद में आएगा ए से। अगर तू हार्ट पर भी इसका असर डाल रहा है तो सर्कुलेशन ही तो अफेक्ट होगा। सर्कुलेशन पर मॉर्फिन से तो एयरवे होगा भाई, इतना तो कॉमन सेंस लगाओ। और तू छोड़ चल, मान ले पोटेशियम का बुरा असर पड़ गया हार्ट पर रेस्पिरेशन से ऊपर रखोगे क्या हार्ट को? थर्ड नंबर पे आता है बेटा एबीसी में हार्ट। ऐसे मत सोचो, इतना डीप नहीं सोचना। मैंने कल क्या था, अपनी तरफ से ऐड मत करो क्वेश्चन में चीजें। राम राम भाई ना, समझ में आ रहा है ना बच्चे? हुकुम। लॉट्स ऑफ प्रेयर सर जी, मे गॉड कीप यू हेल्दी। और आपका जो खाने और कपड़े पहनने का शौक है वो हमेशा बना रहे। चलो इतना तो अच्छा है, ये तो बढ़िया बोला। तो चलो बेटा आगे। चलो, मैंने कल सारे पॉइंट्स लिखाए थे। मैंने कहा था ज़्यादा नहीं सोचना, ओवर थिंकिंग नहीं करना। सुनते नहीं हो तुम मेरी बात, कोई बात नहीं, गलती इंसान से होती है। तुम तो इंसान भी ढंग के नहीं हो। चलो कोई नहीं, बच्चे हो, मासूम हो जाता है। पर बार बार गलती नहीं करेंगे हम, याद रखना। हम नहीं तो फिर कूट देंगे तुम्हें घुस के स्क्रीन में, अगर हमने पढ़ाने के बाद भी तुम गलत किए तो। बूझे, गलत नहीं करना है। समझ रहे हैं आप? बहुत पिटाई होगी नहीं तो तुम्हारी। कीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने है, मुहूर्त लगाइए क्वेश्चन में। फटाफट आंसर करना सारे बच्चे। जल्दी करें सब बच्चे।
कल की क्लास मोस्ट मेमोरेबल थी। थैंक यू बच्चे, मेहनत आपका है, मेरा काम है। सर एक स्टूडेंट मिला था, वो पढ़ता है डेड 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 डेस में, और आपका वीडियो देखता है, सारे मेरे ही देखते हैं, कहीं पढ़े। फिर गाली भी देते, बोला बेकार मास्टर है, एटीट्यूड बहुत है रे मास्टर में। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो मैं ऑप्शन तो देख लूँ, तुमने आंसर कहा, अच्छा तुम्हारे सबके हिसाब से ऑप्शन बी जा रहा था, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसर्न शुड बी नर्स प्रायोरिटाइज रिगार्डिंग द 47-year-old पेशेंट हु हैड ओपन हार्ट सर्जरी 24 आवर्स एगो। पिछले 24 घंटे के दौरान इसकी सर्जरी ओपन हार्ट हुई है, 47 साल का पेशेंट है, बताइए प्रायोरिटी के हिसाब से क्या आंसर जाएगा। बहुत बढ़िया। आपने कहा बताइए, मैंने कहा कंप्लीटिंग टीचिंग विद द पेशेंट रिगार्डिंग एक्सटर्नल प्रिकॉशन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। इतना बता दो, मास्लो हायरार्की में कौन सी स्टेज है जो ऑप्शन 6 को बता रही, ऑप्शन 4 को बता रही है। मुझे बता दो ये कौन सी स्टेज है, सॉरी कौन सा स्टेज है ऑप्शन 4 से संबंधित। याद रखना, प्रिकॉशन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, इसे अंडरलाइन कर लेना। तो बताओ डी के अंदर क्या दे रखा है, डी के अंदर क्या दे रखा है, जल्दी बताओ। गुरुजी कल की क्लास ने दुनिया हिला दी। अरे प्यार है तुम लोगों का, तुम्हारा भाई मैंने कहा था, बहुत दिनों से उस क्लास की तैयारी कर रहा था मैंने कहा देंगे देंगे, सही टाइम पे देंगे देंगे देंगे, और जब दी ना, हाँ कल का तो जो ऑरा था ना क्लास का, बेहतरीन। और आज भी, आज जो कल किया उसका पश्चाताप और उसको अप्लाई कैसे करते हैं ये सीखेंगे, गारंटी है। जितनी कल की इंपॉर्टेंट थी उतनी आज की इंपॉर्टेंट है। कल बताया था कैसे लगाते हैं, और आज हम बताएंगे अप्लाई कैसे करते हैं। तो बहुत बेहतरीन, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब आप इतने शानदार, देखो सेल्फ, देखो मैं बताऊं बच्चे क्या कह रहे हैं, बच्चे पता है, एक बच्चे ने कहा नॉलेज इज इक्वल टू सेल्फ स्टीम, ये गलत है, पता है, ऐसे मत ध्यान करा करो। नॉलेज किस पर्पस से दी जा रही है इस बात पर ध्यान करा करो। इसने कहा कि जो प्रिकॉशन लेना है वो कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए लेना है। तो किसी कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए जो लेते हैं बेटा, वो सेफ्टी होता है। समझ में आए, कोई सी नॉलेज जो किसी कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए ली जा रही है वो सेफ्टी होती है। और जो सेफ्टी होती है, और जो सेफ्टी होती है वो सेकंड प्रायोरिटी होती है। इट्स नॉट सेल्फ स्टीम। आप चीजों को गलती से मत करिए बच्चे। से नॉलेज किस पर्पस से दी जा रही है वो भी तो पढ़ो। आप इस वर्ड को क्यों नहीं पढ़ रहे, प्रिकॉशन टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। आप इसको, मैं गलतियां करवाऊंगा अभी भी, और मैं चाहता हूं तुम सुधार लो एग्जाम तक, कोई दिक्कत नहीं है। गलत कर रहे हो तो यहां गलत करो, जो करना है एग्जाम में मत करना, मेरी हाथ जोड़ के विनती है तुमसे, एग्जाम में मत करके आना। बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूं, तुम मेहनत से पढ़ रहे हो, अब ऐसे आके बोलोगे सर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया ना, दिल तोड़ने वाली बात होती है। मुझे भी बहुत गंदा लगता है जब बच्चा कहता है कि सर आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया। तो प्लीज माइनर गलतियां करना बंद करो। तो इसमें क्या जाएगी बच्चे, सेफ्टी। सपना बिल्कुल बच्चे सही करिए बेटा, 10 मिनट में 2000 थे कमेंट। दैट्स एक, मतलब 2.5 मिनट के अंदर 1000 कमेंट हो गए थे, ये देखो आप। ठीक है बच्चे, चलो। द पेशेंट कंसर्न हाउ देयर एक्सटर्नल इंसिजन स्कार विल लुक वंस इट हील्ड। ये आप समझो, ये कह रहा है कि जो चोट लगी, जो स्कार बनाया, ये हील हो जाएगा, तो हील होने के बाद दिखेगा कैसे, सही लगेगा क्या ये स्कार? नहीं नहीं, स्कार तो सही नहीं लग रहा यार, अब मैं ओपन शर्ट कैसे पहनूंगा, नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा, इस छाती खोली थी तो टांके दिख रहे इसमें। अब बताओ इसमें मास्लो की कौन सी हायरार्की है, ये बताओ इसमें मास्लो की कौन सी हायरार्की है कि उसे ये टेंशन हो रही है कि टांके का निशान तो रहेगा भैया, हील होने के बाद भी दिखेगा स्कार। बताओ बच्चे, बड़ा फटाफट। ये बात, इट इज नॉन एज द सेल्फ स्टीम, ये है सेल्फ स्टीम। और सेल्फ स्टीम कौन सी प्रायोरिटी होती है, चौथे नंबर की। आपने कहा ठीक। मोटेड एंड कूल अपर एंड लोअर एक्समिटीज विद द कैपिलरी रिफिल ऑफ 4 to 5 सेकंड। कैपिलरी रिफिल टाइम ज्यादा आ रहा है, कैपिलरी रिफिल टाइम का आना 4 सेकंड से ज्यादा, ये एब नॉर्मल को बताता है। और एब नॉर्मल में किसको बताता है, ये हाइपोवोलेमिया को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, हाइपोवोलेमिया को दर्शाता है। कैपिलरी रिफिल टाइम का 4 सेकंड से ज्यादा होना गलत तो है ही। और आपको अच्छे से पता है ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है परफ्यूजन को। हाइपोवोलेमिया का मतलब है परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज्ड है, और अगर परफ्यूजन कॉम्प्रोमाइज्ड है तो इसका मतलब सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, और सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। लाइट का इशू आ रहा है क्या आज? बिजली आपके यहाँ भी कड़क रही कितनी ज्यादा, यहीं मेरे पैर, मेरे खोपड़ी पे सारी बिजली कूद रही।
क्लास हो पाएगी क्या पूरी? जितना हो पा रही है उतना ले लो बेटा, बढ़िया रहोगे। इसका मतलब सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, यानी ये कौन सी नीड हो गई? दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड। कौन सी हो गई? फिजियोलॉजिकल नीड। कौन है बच्चे? अरे आ रहा है क्या समझ में? तो मैंने कहा ठीक है सर, यानी इसको रख लेते हैं, अभी काटेंगे नहीं, इसको रख लेते हैं। पहले ए वाला और देख लेते हैं। एंश्योरिंग फिजिकल थेरेपी बिगिंस वर्किंग विद द क्लाइंट टू प्रिवेंट इंजरी। प्रिवेंट इंजरी, ये तो कंफर्म है, सेफ्टी के लिए बात कर रहा है। तो बेटा सुन, दो सेफ्टी हैं, दो तो सेफ्टी हैं, एक सेल्फ स्टीम है और एक फिजियोलॉजिकल है, और जो फिजियोलॉजिकल है वही आंसर है, तो आंसर जाएगा बी। तुम सब बच्चों का आंसर सही था, जिन्हें 80% तक बच्चों का आंसर सही था, जिन्होंने बी दिया था। समझ आया बच्चे? आ गया? कुछ तो इंप्रूवमेंट हुआ, कुछ फायदा हुआ? समझ में आ रहा है लगाना? ठीक है बच्चे, समथिंग इंप्रूव इज देयर। ओके, सो नाउ द ऑप्शन हो गया इसका बी आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और आंसर करिए। ऑल द स्टूडेंट्स शुड रीड प्रॉपर्ली एंड गिव द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू द लॉजिक एंड कंसेप्ट। जल्दबाजी मत करिएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, लपक के आंसर देने के चक्कर में दिमाग मत लगाइएगा। थोड़ी कोशिश करिएगा कि लॉजिक के साथ चलें, और लॉजिक के साथ तो आप चल ही सकते हो, भाई के स्टूडेंट नहीं चलेंगे लॉजिक के साथ तो दुनिया में चलेगा अभी कौन, मुझे ये बता दो मुझे। फटाफट सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में आ जाएं और कमेंट्स बच्चे का आंसर करें। अंकित कुमार बस करे भाई यार, एक क्वेश्चन 50 बार डालने से कुछ कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है? क्या कह रहा है तू? सर इसमें कंसेप्ट नहीं लग सकता क्या? फिर रिफिल टाइम 1 सेकंड से ही ज्यादा है तो क्या हो गया? 1 सेकंड से ज्यादा है तो 3 से 4 से 5 सेकंड है ना? तो और कितना किलोमीटर में होगा, कितना होगा? और होता कितना है? पढ़ाया ना तो सीवियर डिहाइड्रेशन के अंदर कि 4 से ऊपर होता था सीवियर होता है। एक ही चीज बार 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 बार। फटाफट करो। हो गया? चलो,
पोल को एंड करता हूँ इसी के साथ। गलतियाँ फिर भी हो रही हैं तुमसे, कोई बात नहीं। शायद कल वाली चीज़ों को ढंग से अप्लाई नहीं किया आप लोगों ने, पर कोई ना, देखते हैं गलतियाँ कैसे हो रही हैं, वही तो एलिमिनेट करनी है। ए का है 22, डी का है 16 और सी का है 16। चलो, a nurse is obtained diet history from the pregnant 16-year-old girl. The girl tells the nurse that typical daily diet includes cereals and milk for the breakfast, pizza, soda for lunch, चीज़ बर्गर, मिल्क से सूत के खाया भैया इस महिला ने, जब महिला थी या पिछले जन्म की भूखी थी। सीरियल्स ले रही है, मिल्क ले रही है, ब्रेकफास्ट में पिज़्ज़ा खींच रही, सोडा लंच में ले रही, चीज़ बर्गर चल रहा भैया खींच के, गप गप खींच रही बेल के जैसे, मिल्क शेक चल रहा भैया, फ्रेंच फ्राई चल रही, सलाद चल रहा डिनर में, कोई कमी छोड़ी नहीं इसने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट नर्सिंग डायग्नोसिस बेस्ड ऑन द डाटा? मोस्ट एक्यूरेट नर्सिंग डायग्नोसिस, इसका मतलब ये है, सबसे पहले तो जिस वर्ड को अंडरलाइन करो इसने पूछा है मोस्ट एक्यूरेट, यानी इसका मतलब इसमें और भी एक्यूरेट डेटा है, और उन बहुत सारे एक्यूरेट डेटा में से ये मोस्ट एक्यूरेट पूछ रहा है, इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा। जितने भी, मैं इसका आप समझिए, यही तो खेल हो रहा, यही तो खेल हो रहा है कि इसमें मोस्ट एक्यूरेट पूछा है, इसका मतलब और भी एक्यूरेट इसके अंदर होंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर। उसके बाद अब आप सारे ऑप्शन को एक बार ढंग से देखिए। मैंने कहा देख लीजिए, मास्लो हायरार्की लगाइए। मैंने कहा लगानी पड़ेगी, अरे क्यों नहीं, हम तो पैदा इसके लिए हुए लगाने के लिए। मैंने कहा लगाइए, मजा आएगा। मैंने कहा ये लगा कि फिजियोलॉजिकल है। मैंने कहा अच्छा, या साइकोलॉजिकल है। मैंने कहा ओके, तो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल में से किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? मैंने कहा साइकोलॉजिकल में। किस में आता है? मैंने कहा साइकोलॉजिकल यानी सोच का फर्क होता है। अच्छा, और फिजियोलॉजिकल यानी बॉडी में चेंजेस, यानी फिजिकल, जो फिजिकल चीज़ें उनका चेंजेस होता है। अच्छा, तो फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इनमें से देख लीजिए। मैंने कहा आप बताओ। मैंने कहा नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी, इसको नॉलेज की कमी है। और नॉलेज, मुझे तुम इतना बता दो, कोई सा व्यक्ति जो बहुत प्रकांड विद्वान हो, मुझे इतना बता दे कि दुनिया में ऐसी कौन सी नॉलेज है जो फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती है। नहीं, नॉलेज सेफ्टी में काम आ सकती है, समझ सकता हूँ। सेल्फ स्टीम में काम आ सकती है, समझ सकता हूँ। फिजियोलॉजिकल नीड में दुनिया की कौन सी नॉलेज काम आई है, मुझे इतना बता दे। नॉलेज डेफिसिट से क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस संबंध रखते हैं? क्या सोच के तुमने आंसर टपक के ये बी दे दिया? क्या तुमने नाश्ते में भांग के पकौड़े खाए थे? क्या सोच के दिया था बे? नहीं, क्या सोच के दिया था तुमने? अरे साइकोलॉजिकल कभी फिजियोलॉजिकल नहीं होती, नॉलेज इज द पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल भैया। नॉलेज साइकोलॉजिकल का पार्ट है। फिर ये 43 देने वाले कौन थे? जब तुम सब कह रहे हो कि हमने नहीं दिया, तो 43 वाला है कौन? कौन है ये पिशाच निशाचर जिसने आंसर 43% लोगों ने आंसर बी कर दिया है इसका? हाँ, डिम्पी कह रही है ज्यादा फैट लेगी तो हाइपर एमएसएस होगा। बेहतरीन प्रदर्शन। हाइपर एमएसएस के बारे में क्वेश्चन में जिक्र किया है क्या? क्वेश्चन में कुछ कह रहा है हाइपर एमएसएस कितना पढ़ा लो, गोबर बुद्धि रहने वाली है। क्योंकि मैंने कल भी कहा था, अपने तरफ से अपनी सड़ी बुद्धि में से कुछ भी पॉइंट क्वेश्चन में ऐड मत करना। कहा था मैंने। कहीं एक भी क्लिनिकल फीचर ऐसा दिख रहा है जिससे हाइपर एमएसएस ग्रेविडेरम की शिकायत हो रही हो? चार शब्द आते हैं, उन्हें कहीं भी टिका देते हो, सर हाइपर एमएसएस हो जाएगा ज्यादा फैट खाने से। एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइज, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करते हैं। तुम्हारे बुद्धि है इतनी बड़ी और नॉलेज इतनी छोटी, जो बार बार आवाज करती है। चार शब्द आ जाएं और तुमने वो कहीं ना कहीं टिकाने होते हैं। फैट से वॉमिटिंग करवा दी, वॉमिटिंग का एक साइन नहीं दे रखा पूरे क्लिनिकल फीचर के अंदर, ना पूरे क्वेश्चन के अंदर। और कल भी मैंने कहा था आपसे, कल भी कहा था कि अपने तरफ से क्वेश्चन, अपने तरफ से ऐड मत करना चीजों को। पर सुधरोगे नहीं ना, धीरे धीरे तुम्हें कितना भी समझा लूं तुम वही करोगे। चलो कोई ना, ये साइकोलॉजिकल होती है नॉलेज, कभी फिजियोलॉजिकल नहीं होती। कुछ भी हो जाए, बी तो इसका आंसर नहीं जाएगा। मैंने कहा नहीं जाएगा। रिस्क फॉर इंजरी सेफ्टी को बताती है।
मैंने कहा मतलब रिस्क फॉर इंजरी, फीटल माल न्यूट्रिशन। एक बात बता, रिस्क फॉर इंजरी जब सेफ्टी को बता रही है तो क्या सेफ्टी से पहले इसमें एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो फिजियोलॉजिकल नीड को बता रहा हो? ऐसा कोई सा भी नहीं है क्या जो फिजियोलॉजिकल नीड्स को बता रहा हो? हैं? फिर किस बात का तुमने आंसर डी किया चिल्ला चिल्ला के? अरे भाई, बताओ। अल्टर्ड न्यूट्रिशन बोथ आर फिजियोलॉजिकल। ए और सी ये दोनों ही अल्टर्ड न्यूट्रिशन को बता रहे हैं, और अल्टर्ड न्यूट्रिशन को जो बता रहे हैं, अल्टर्ड न्यूट्रिशन को जो बता रहे हैं वो नीड कौन सी होती है? फिजियोलॉजिकल। यानी ये तो कंफर्म है, आंसर जो है वो इन्हीं में से एक है, या तो आंसर फर्स्ट होगा और या आंसर 3 होगा। या तो आंसर ए होगा और या आंसर सी होगा। आपने कहा सर बताओ दोनों में से कौन सा होगा, मैंने कहा दोनों को पढ़ लेते हैं, अपने आप आंसर आ जाएगा। देख ये क्या खा रही है, सीरियल्स खा रही है, मैंने कहा दबा के चल रहा प्रोग्राम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिल्क ले रही है, मैंने कहा ले रही। ब्रेकफास्ट में पिज्जा खींचा है, मैंने कहा सोडा ले रही। लंच में मैंने कहा चीज बर्गर ले रही, मिल्क शेक ले रही, फ्राइज ले रही, सलाद ले रही। खा तो सभी रही है। अल्टर्ड मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू हाई फैट इनटेक। अल्टर्ड न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ये कह रहा है कि जरूरत से ज्यादा खा रही है। मैंने कहा मतलब ये ज्यादा खा गई है। अरे तुम मेरी बात समझो, तुम्हें कैसे लगा कि ज्यादा खा गई है? नहीं सर हाई वगैरह है ना, फैट तो हाई है। हाँ तो इसमें सारी चीजें हैं। मैंने कहा फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन फुल न्यूट्रिशन है, मैंने कहा मतलब विटामिन है। सीरियल्स, मिल्क, पिज़्ज़ा, सोडा, चीज़ बर्गर, मिल्क शेक, फ्राइज, सलाद, विटामिन तो नहीं है। मिनरल हैं, सीरियल्स, मिल्क, ब्रेकफास्ट, पिज़्ज़ा, सोडा, चीज़ बर्गर, मिल्क शेक, फ्राइज, सलाद, डिनर, मिनरल भी नहीं है। अच्छा ना, तो इसमें देख कैलोरी तो है, कैलोरी तो पूरी है, फैट भी पूरा है, विटामिन और मिनरल्स नहीं दिख रहे। तो डाइट बैलेंस है कि इम्बैलेंस है? डाइट बैलेंस है या इम्बैलेंस? कैलोरी पूरी है, कैलोरी पूरी है और फैट पूरा है। कैलोरी पूरी है और फैट पूरा है, पर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। इसका मतलब आंसर इज सी, अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट। जितना चाहिए प्रेगनेंसी में उतना बॉडी रिक्वायरमेंट नहीं मिल रहा। आंसर जाएगा सी। अरे फॉलिक एसिड भी विटामिन ही होता है ऋतु चौधरी, इतना क्या ओवर स्मार्ट हो रही बेटा। दोनों ही अल्टर्ड हैं, दोनों ही अल्टर्ड हैं, बस इतना याद रखिएगा इसमें कम है और इसमें ज़्यादा है। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा तो तब होता जब हर चीज़ ज़्यादा होती। फैट ज़्यादा होता, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता, प्रोटीन ज़्यादा होती, मिनरल ज़्यादा होते, न्यूट्रिएंट्स में विटामिन ज़्यादा होती, तब कहते ज़्यादा है। तो आपके बताए वाले पॉइंट से दिमाग में रखा, सी दिया था, सही हुआ। गॉड ब्लेस यू बच्चे रोहित। पीयूष ऐसा इसको इतना ला के कौन दे रहा है? जिसने प्रेग्नेंट किया है वो ला के दे रहा होगा। तू इतना काय दुखी हो रहा पीयूष, तू दे दे। गौरव जाएंगे, गॉड ब्लेस यू। ठीक है। एनी कह रही है अपने बाप पुरखों की जिंदगी में पहली बार एक बार मैं सर के क्वेश्चन का सही आंसर दी हूँ। इतनी लंबी हिस्ट्री है तेरी, यानी बाप पुरखों के इतिहास तक पहुंच गई तू अपने। चलो चले, सबको नमस्कार, जय श्री श्याम। आगे चलो।
चलो फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो। मयूरी मसन सर, मैं फर्स्ट टाइम आपके लेक्चर सुन रही हूँ, डेली क्लास होता है क्या? डेली नहीं होता, अब अगली वीक लूंगा, आज लास्ट क्लास है। टुडे इज द लास्ट क्लास फॉर दिस वीक, देन आई विल टेक द नेक्स्ट क्लास फॉर द नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। जिसने क्लास को लाइक नहीं करा, किसका मुहूर्त का वेट कर रहे हो? तुम लोग कहने की बात करते हो क्या? ऐसा मत किया करो, करने से तुम्हारा सबसे पहला काम पता यही होना चाहिए कि टीचर आया है, पढ़ाया है, लाइक करो, आगे पढ़ते रहो। और गलती से भी एक बार रह गया और टीचर ने बोला कि जिसका नहीं लाइक किया उसका एग्जाम में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो सोचो फिर तुम्हें तो ऐसा दगदग हो जाती है कि भाई मरवा तो नहीं दिया कि मास्टर ने। तो आके सबसे पहले ये काम किया करो, लाइक कर दिया करो लपक के आते क्लास को। ये तो सबसे पहला धर्म है तुम्हारा। ओके, बी वाले हैं 58%, ए वाले हैं 26%, सी वाले हैं 8% और डी वाले हैं 6%। देखिए, पेशेंट विद acute respiratory distress ARDS है in receiving oxygen by non rebreather mask, नॉन rebreather mask से ऑक्सीजन दे रहा है, बट एट्रियल ब्लड गैसेज मेजरमेंट स्टिल शो पुअर ऑक्सीजनेशन। उससे ब्रीथ देने के बाद भी, नॉन rebreather से मास्क से ब्रीथ देने के बाद भी जो ऑक्सीजन का ऑक्सीजनेशन, पुअर ऑक्सीजनेशन है, जो सैचुरेशन है वो कम है। एज द नर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द पेशेंट केयर यू वुड एंटिसिपेट ए फिजिशियन ऑर्डर टू व्हाट इज द एक्शन। अब मुझे सोच के बता कि जो मैं नॉन rebreather से ऑक्सीजन दे रहा था, किससे दे रहा था? नॉन रिब्रीदर मास्क से मैं ऑक्सीजन दे रहा हूँ, तो कितना परसेंट ऑक्सीजन डिलीवर कर सकती है? ये जो नॉन रिब्रीदर होता है ये अप्रोक्सीमेट 100% ऑक्सीजन को डिलीवर कर सकता है। मैंने कहा ठीक है। इसको देने के बाद भी कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही है, पुअर ऑक्सीजनेशन है। तो मैंने कहा फिर, जबकि ऑक्सीजन हम हाई कंसेंट्रेशन की दे रहे हैं, तो इससे क्लाइंट में क्या होगा? मैंने कहा रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया। अगर पूरी ऑक्सीजन देने के बाद भी ऑक्सीजन का सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है या उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, इसके लिए वर्ड बोलते हैं रिफ्रैक्टरी। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया। याद रहेगा। अब जो रिफ्रैक्टरी हाइपोक्सीमिया है, ये होगा क्योंकि मैं पूरी ऑक्सीजन दे रहा हूं फिर भी ऑक्सीजन का सैचुरेशन नहीं बढ़ रहा। फिर मुझे क्या करना चाहिए था? फिर पेशेंट को जब हाइपोक्सिया होगा तो पेशेंट ज़्यादा ब्रीथ लेने की कोशिश करेगा, तो हार्ड टू ब्रीथ, हार्ड एफर्ट लगाएगा क्या करने में? ब्रीथ करने में। और जब ये ब्रीथ करने में हार्ड एफर्ट लगाएगा तो इसका मतलब इसका रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसके किस में चांस जाने हैं? रेस्पिरेटरी अरेस्ट में जाने के चांसेस ज़्यादा हैं इस क्लाइंट के। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हो? मैंने कहा ये उसमें जाए, इससे पहले आप इसमें ऑक्सीजन दे दो। मैंने कहा कैसे? इंटूबेट कर दो, एंडोट्रेकियल और मैकेनिकल वेंटिलेशन स्टार्ट कर दो। अभी आप यहां से दे रहे थे नॉन रिब्रीदर से, अब आप एंडोट्रेकियल करके लगा दीजिए और इसमें मैकेनिकल वेंटिलेशन शुरू कर दीजिए। सबसे पहले यही करेंगे।
इसके बाद फिर वेंटिलेटर पे जाता है। जब इससे भी इंप्रूव नहीं होगा तो क्लाइंट वेंटिलेटर पे जाएगा, सीधा वेंटिलेटर पे नहीं जाएगा। तो जिनके ऑप्शन ये थे वो तो फिर एक अतीत बन के रह गया, इतिहास। आंसर जाएगा ए। क्या जाएगा आंसर? ए। पहले हम करेंगे एंडोट्रिक इंटूबेशन और फिर मैकेनिकल वेंटिलेशन, उसके बाद भी इंप्रूव नहीं हुआ तो फिर मैं करूंगा वेंटिलेटर। अरे अरे रुक जा, यू वुड एंटीसिपेट। इधर आ। सर वो तो डॉक्टर का काम है इंटूबेट करना। हाँ तो डॉक्टर नर्स का काम है वेंटिलेटर पे लगाना, है ना। और तू इधर आना, यू वुड एंटीसिपेट ए फिजिशियन ऑर्डर फॉर व्हाट एक्शन। इसका मतलब हिंदी पता है, नर्स का एक्शन नहीं है ये नर्स एक्सपेक्ट कर रही है कि डॉक्टर कौन सा एक्शन करेगा। हिंदी पढ़नी आती तो इंग्लिश में लिखा हुआ है फिजिशियन ऑर्डर टू व्हाट फॉर एक्शन। नर्स कौन सा एक्शन एंटीसिपेट कर रही है डॉक्टर से, वेंटिलेटर पे लगाना या इंटूबेट करना। नर्स एक्सपेक्ट कर रही है डॉक्टर से। समझ में आ रहा है? अंग्रेजी है थोड़ी सी, हो सकता है समझ में नहीं आ रहा। सर प्लीज चेक ऑप्शन। हाँ बाकी भी कभी करूंगा। एडमिनिस्टर फ्रूसामाइड 100 mg IV पोस्टेड। आप फ्रूसामाइड दे रहे हो 100 mg। मैंने कब मना कहा कि सीट पे वेंटिलेटर का टाइप नहीं होता? मैं कब मना कर रहा हूँ कि सीट पे वेंटिलेटर नहीं होता बे? मैं तो कह रहा हूँ पहले तू पॉजिटिव वेंटिलेशन दे दे इंटूबेट करके, उससे ठीक ना हो तो फिर सी पैप और पीप दे देना। समझ आया डॉक्टर साहब? और सी पैप तो इतना पॉजिटिव भी नहीं है, पीप देते हैं, मैंने क्लास में पढ़ाया है तुम्हें। पीप मोड रखते हैं ARDS के लिए, सी पैप मोड रखते भी नहीं है। ओपी चंद्र सी पैप कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, जब पहला ऑप्शन नहीं हो तो सी पैप कर ले। पीप यूज होता है, पीप पॉजिटिव एंड एयरवे प्रेशर, पॉजिटिव एंड एक्सपीरेटरी प्रेशर। बिल्कुल अस्थमा पर हाई पीप देना है, सही कह रही बेटा, पीप जाता है सी पैप नहीं जाता। सर सी ऑप्शन क्यों नहीं है? मैंने कहा देख, चीफ ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी सपोर्टिव केयर। आपने कहा क्या चाहते हो? मैंने कहा हम चाहते हैं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की डिलीवरी ज़्यादा हो जाए, ऑक्सीजन का कंजप्शन कम हो जाए, दूसरी आगे इंजरी ना हो, इसलिए। तो मैंने कहा क्या है? मैंने कहा अगर बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड भी हो रहा होगा तो डायरेटिक दे दो। फ्लूइड ओवरलोड होगा तो डायरेटिक को देने से वो निकल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हाँ या ना। पर फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं जाएगा ये। पहले सांस तो ढंग से ले ले। कॉल ए कोड फॉर रेस्पिरेटरी अरेस्ट। अभी हुआ नहीं है ना। आपको पता है ARDS वाले क्लाइंट के मरने की मुख्य वजह या तो सेप्सिस होता है या मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है। और वो लास्ट की स्टेज है कि आप उसमें कॉल फॉर कोड फॉर अभी अरेस्ट हुआ नहीं, अभी तो हाइपोक्सिमिया में गया है, तो अभी तो इंटूबेट कर लीजिए, काम चल जाएगा आपका प्रायोरिटी के हिसाब से। नहीं देंगे प्रकाश राठौर। पहले पहले एंड इंटूबेट होगा, फिर होगा मैकेनिकल वेंटिलेशन। रोशनी गुप्ता कह रही है नर्सिंग के काम नहीं है। रोशनी तू पता क्या है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें आता भी कुछ नहीं है और तुम्हें सीखना भी कुछ नहीं है। समस्या यहाँ आ रही है, पता है। आता भी कुछ नहीं है, दिमाग से भी जीरो हो। जब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नर्सिंग एक्शन नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि नर्स क्या एक्सपेक्ट करेगी डॉक्टर से। तो डॉक्टर तो इंटूबेट करेगा ना कि वार्ड बॉय से करवाना है तुझे इंटूबेट। समझ आ गया बच्चे? चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, फटाफट क्वेश्चन को पढ़िए। फटाफट क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चे। स्वप्निल गॉड ब्लेस यू।
उसकी कोई डेट आई क्या? जो 27 तारीख को और 3 तारीख को एग्जाम था, उसकी डेट आई क्या? डीएसएसबी की कोई डेट अभी इसकी नहीं आई ना? 27 वाले और 3 सितंबर वालों की कोई डेट आई है क्या अभी तक? महेश गरासिया, गॉड ब्लेस बच्चे। अरे वो नहीं आई है सारा। 27 और 3 तारीख वालों के एग्जाम की डेट आई है क्या? 5 वाला तो ऑलरेडी 5 था। ओके, तो आपके जो आंसर आ रहे हैं, ए कह रहे हैं 71% बच्चे, और बाकी डी कह रहे हैं 14%। देखते हैं क्या कह रहे हैं, देखो। A boy was riding his bike to school when he hit the curb, कर्ब से टकरा गया, एंड द फेल एंड हर्ट हिज लेग, गिर गया और उसके पैर में चोट लग गई। स्कूल नर्स वाज कॉल्ड, उसको बुलाया गया स्कूल नर्स को, फाउंड हिम एन अलर्ट एंड कॉन्शियस, और वो दिखने में अलर्ट और, ये इंपॉर्टेंट है, अलर्ट भी है और कॉन्शियस भी है, बट सीवियर पेन हो रहा है, पॉसिबल फ्रैक्चर ऑफ राइट फीमर, उसके राइट फीमर में फ्रैक्चर हुआ है। विच फॉलोइंग द फर्स्ट एक्शन द नर्स शुड टेक, कौन सा एक्शन है जिसको सबसे पहले लेना चाहिए? अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट अंडरलाइन फर्स्ट एक्शन, मैंने कर डन। इस क्वेश्चन को रिवर्ड करो, रिवर्डेड करके, ऐसा कर सकते हैं, मैंने कहा रिवर्डेड करके देखो, मतलब पूरे क्वेश्चन को अपने भाषा में बना के देखो। तो इस पूरे भाषा को, बॉय राइडिंग स्कूल इन द कर्ब, नर्स कॉल्ड हिम, फाउंड अलर्ट एंड कॉन्शियस, सीवियर पेन, पॉसिबल फ्रैक्चर, राइट फ्रैक, फर्स्ट एक्शन, कुछ भी नहीं है, इसको एक लाइन में से बोलो, हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर फीमर फ्रैक्चर, बस आ गया। हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ फीमर फ्रैक्चर, पूरे बड़े क्वेश्चन को मैंने सिंपल छोटे वर्ड में बना लिया। मैंने कहा ठीक है बताओ, आप सारे ऑप्शन को ढंग से पढ़िए। आप, मैंने कहा पढ़ लिए, आपने एक बात नोट करी, चारों ऑप्शन में से कोई भी असेसमेंट वाला नहीं है, चारों के चारों ऑप्शन इंटरवेंशन है। अगर मैं नर्सिंग प्रोसेस का फॉलो करूं, अगर मैं नर्सिंग प्रोसेस को फॉलो करूं, तो ये तो कन्फर्म है कि चारों में से कोई असेसमेंट ही नहीं है, चारों के चारों ही इंप्लीमेंटेशन या इंटरवेंशन होते हैं। आप पढ़ लीजिए, इमोबिलाइज अफेक्टेड, आप पैर को हिलाइए मत, मेक थ्रू असेसमेंट ऑफ सर्कम सराउंडिंग द एक्सीडेंट, मेक थ्रू असेसमेंट ऑफ द सर्कम अराउंडिंग द, ये सर ये तो असेसमेंट है, ये पेशेंट का असेसमेंट नहीं है, वातावरण का असेसमेंट है। पुट हिम इन द सेमी फाउलर, इंटरवेंशन, चेक द पेडल पल्स, इंटरवेंशन, ये सारे इंटरवेंशन है, एक भी असेसमेंट नहीं क्लाइंट का। आपने कहा ठीक है सर, अब बताइए ऑप्शन कैसे करेंगे ठीक? आपने कहा सर सेमी फाउलर पोजीशन ए बी सी से संबंधित है, मैंने कहा हाँ है, एयरवे के लिए होती है, तो मैंने कहा सर फिर तो आंसर हो गया सी। नहीं, सी नहीं होगा, यहाँ ए बी सी नहीं लगेगी, क्यों? पूरे क्वेश्चन में कहीं जिक्र नहीं है कि ऑक्सीजन कॉम्प्रोमाइज्ड है। सर कहीं तो होगी, तू देख ले। बाइक फॉल द कर्व एंड हिज लेड, स्कूल नर्स कॉल्ड एंड फाउंड हिम अलर्ट, कौन सी, अरे ये तो मस्त है, अलर्ट भी है और कॉन्शियस भी है, तो ना तो इसकी रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है और ना इसके सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, इस क्वेश्चन में ए बी सी अप्लाई नहीं हो रहा, तो मैंने कहा सेमी फाउलर, तो इस चक्कर में गया। ओके, समझ में आ रहा है कि मैं आपसे जो कह रहा हूँ सारी चीज़ें? आपने कहा चेक था, सर चेक करना तो ये तो आप चेक कर रहे हो, मैंने कहा आप चेक करोगे या पहले इमोबिलाइज करोगे अफेक्टेड लिम्स को और स्प्लिंट को, आस्क हिम नॉट टू मूव, जिससे वो मूव ना करे। इमोबिलाइज रखना है अफेक्टेड हिम्स को, जो अफेक्टेड लिम्ब है उसको इमोबिलाइज करना है, पेशेंट को सेमी फाउलर पोजीशन में नहीं रखना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने उसको थोड़ा भी हिलाया तो उसकी इंजरी और बढ़ेगी। इसका मतलब आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा ए, इमोबिलाइज करना है। बिल्कुल, सॉल्यूशन शुड बी रिलेटेड टू इश्यू, सो ए जाएगा, वेरी गुड।
मेरे नाना जी को कोविड था, उनको एनआरबीएम से ऑक्सीजन नहीं बढ़ी तो उन्होंने डॉक्टर साहब ने सी पैप रखा। फिर नाना जी बचे कि नहीं बचे विनोद? विनोद, फिर नाना जी बचे या नाना जी चल बसे? सही बता ना, तो झूठ मत बोलना, तुझे कसम है नॉट सेट की। बता विनोद, फिर नाना जी बचे थे कि नाना जी चल बसे थे? जल्दी बता। बता जल्दी। अब नहीं आंसर दे रहा ये। जय कुमार। आंसर दिया कि नहीं दिया? कहाँ गया? नहीं बचे? तो बस फिर मैं वही तो कह रहा हूँ, बच जाते अगर सही तरीके से इलाज होता तो। विधि पटेल, तेरे को जल्दी है, तू निकल यहाँ से। चल तू जा, तू पढ़ ली। तेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। खरीद लिया तूने? इतनी जल्दी तो जाके सो जाना, आराम से बैठ के देख लेना, क्लास क्लास बच जाए तो फॉरवर्ड करके। या तू ऐसा कर, वो कर ले, पीआर यादव कर ले जा। इतनी देर में तो तुम्हें पता 100 क्वेश्चन कर लेती पीआर यादव में से। क्लियर? अगला क्वेश्चन। आफ्टर ए चेंज ऑफ शिफ्ट यू आर असाइन टू द केयर फॉर फॉलोइंग पेशेंट, विच पेशेंट शुड यू असेस द फर्स्ट? कौन सा पेशेंट इसको आप पहले असेस करोगे? तो मैं तुम्हारे पोलिंग का एंड कर देता हूँ, वैसे सब सही है ऑलमोस्ट। 60 साल का पेशेंट है, ऑन वेंटिलेटर, और स्टेराइल स्पुटम स्पेसिमेन मस्ट बी सेंड टू द लैब। इसने कहा पेशेंट है, मैंने कहा तो वेंटिलेटर पे है, मैंने कहा ठीक है। सैंपल भेजना है, मैंने कहा भेज दे, तुरंत भेज दो, सैंपल नहीं भेजा तो मर जाएगा। अरे काहे का सैंपल नहीं भेजा तो मर गया, वेंटिलेटर पे, तो तेरा काम कर 1 घंटे बाद ले जाओ सैंपल। नहीं तो बहुत अर्जेंट सैंपल है, सैंपल अभी वेंटिलेटर पर रखे पेशेंट का सैंपल अर्जेंट होता ही नहीं है। और स्पुटम ले रहा है तो क्या फर्क पड़ने वाला है, 24 घंटे बाद इसकी रिकॉर्डिंग आएगी, इसका वैल्यू आएगा। जो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है, जो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे है वो मरेगा तो है नहीं ना अभी, और वो सीवियर होके वेंटिलेटर पे, तो और तू 10 मिनट लेट हो जाएगा तो कौन सी खून से क्रांति लिख देगा, इंकलाब जिंदाबाद, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ऐसे तो लिखेगा नहीं वो खून से। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रायोरिटी तो हो ही नहीं सकती, कहीं वेंटिलेटर पे लेटे पेशेंट का स्पुटम ले रहे हो, ये कब की प्रायोरिटी होगी भैया? हाँ तो सर ये तो नहीं है, मैंने कहा ये तो बिल्कुल भी नहीं है। 25 साल, 45 55 साल का आदमी है, सीओपीडी है, पल्स ऑक्सीमीटर रीडिंग
फ्रॉम द प्रीवियस शिफ्ट 90%। सर 90% बढ़िया, 90 से कम में दिक्कत होती प्रभु, 90 सेचुरेशन तो ठीक है, 90 सेचुरेशन कब से फर्स्ट प्रायोरिटी होने लग गए? आंसर तो ये भी गलत है। 70 साल का आदमी है, न्यूमोनिया है, हु नीड टू स्टार्ट इंट्रावीनस एंटीबायोटिक। 70 साल का आदमी हु नीडेड टू, हु उसको न्यूमोनिया, हु नीडेड टू स्टार्ट एट द आईवी, से न्यूमोनिया हो चुका है, इलाज चल रहा है, आईवी जानी है, एंटीबायोटिक की 1 घंटे बाद चला दियो। नहीं सर मर गया तो न्यूमोनिया कार्डिक अरेस्ट नहीं होता है कि 10 मिनट में नाइट्रोग्लिसरीन नहीं पहुंची तो मर जाएगा, एंटीबायोटिक है 1 घंटे बाद चढ़ा दियो। कौन सी आफत आ रही है एंटीबायोटिक को? नहीं सर इन्फेक्शन फैल जाएगा, फैल के ही तो न्यूमोनिया हुआ है, अब क्या फैल के चांदोनिया होगा इसको? अच्छा सर न्यूमोनिया और बदतर हो गया तो 1 घंटे में, तो बदतर से बदतर क्या मानना है? न्यूमोनिया में क्या हो जाएगा? रेस्पिरेटरी फेलियर, वो तो इतनी जल्दी ना हो। अच्छा 50 साल का आदमी है, अस्थमा है, मैंने कहा हाँ, तो कंप्लेन कर रहा है, सांस नहीं ली जा रही है आफ्टर यूजिंग ब्रोंकोडाइलेटर। मैंने कहा संभाल बे, मर रहा है तो क्या दिया है इसको दवाई? सर मैं तो ब्रोंकोडाइलेटर दिया हूँ। अबे ये मरा जा रहा है, जिसकी सांसें देख चढ़ी जा रही हैं, तो फटाफट ठीक करके दे बे इसको। Patient with asthma did not achieve the relief from the shortness of breath after using the bronchodilator। इसका मतलब रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन है, तुरंत अर्जेंट किसे केयर प्रोवाइड करो। रेस्पिरेट अस्थमा वाले पेशेंट को ब्रोंको डायलेटर देने के बाद भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है, तो ये पकड़ के चलो कि इसको कोई ना कोई रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन जरूर है। चांदोनिया, अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था चांदोनिया, मतलब ऐसे मैं निमोनिया से मिलता जुलता राइम बना रहा था मैं, तो जो राइम है वही बता रहा था मैं आपको, ठीक है? चांदोनिया। मेरे को नींद आ रही खतरनाक, पूरे दिन में 3 घंटे सोया हूँ मैं, अब सर हो रहा है ऐसे ऐसे करके। हम्म, चलें? रवीना बिश्नोई, सर जी मैं जोधपुर से हूँ। मैंने आज सिग्नल पे देखा एक कार जो मेरे जस्ट पास में आकर रुकी, उसमें एक यूट्यूबर टीचर भाई की क्लास देख रहा था। सीरियसली सर मुझे यकीन नहीं हो पाया एक बार को तो। तूने देखते हुए देख लिया, घर पे सब देख रहे। कल की क्लास में मेरी स्टूडेंट ने कम देखी, यूट्यूबर ने ज़्यादा देखी है। थैंक्स रवीना। अगला क्वेश्चन आपके सामने। मनीष सैनी, गॉड ब्लेस यू बच्चे। बताओ फटाफट।
क्या लोग हो तुम यार। मेरी माँ मेरी सारी क्लास देखती है, उसको लगता है उसका बेटा कोई हीरो है जो टीवी पे आता है। मेरी मम्मी बोलती है तू टीवी पे आता, टीवी पे नहीं आता, मोबाइल पे आता हूँ, यूट्यूब पे। उनको लगता है वो ज़्यादा बेचारी उतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, पर उनको लगता है जैसे उनका बेटा कोई हीरो है, यूट्यूब पे मतलब टीवी पे आता है, क्योंकि टीवी चलती है, यूट्यूब घर पे टीवी में चलता है मेरे। तो उनको लगता है बेटा टीवी पे आता है तो मतलब बहुत बड़ा हीरो सेलिब्रिटी है। अरे ऐसा कुछ नहीं, पर मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है इन्हें पता नहीं है कि ये सारा काम यही कर रहे, सारी दुनिया यूट्यूब पे बैठी, मैं अकेला थोड़ी हूँ। बताओ फटाफट। हो गया आंसर? चलो एंड करते हैं पोल को। अब देखते हैं क्या आंसर है तुम्हारे। सी कह रहा है 39, बी कह रहा है 21, ए कह रहा है 19 और डी कह रहा है 18। सरकार नहीं बनाई तुमने हैं, बहुमत नहीं आ रहा किसी का, कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। Child undergoes tonsillectomy to treatment of chronic tonsillitis unresponsible for the antibiotic therapy। एक बच्चे को टॉन्सिलाइटिस था, एंटीबायोटिक चलाई, फायदा नहीं हुआ, तो मजबूरी में उसकी टॉन्सिल को काट के हटा दिया। पहली चीज टॉन्सिलेक्टोमी। आफ्टर सर्जरी द चाइल्ड इज ब्रॉट टू द रिकवरी रूम, उसे रिकवरी रूम में लाया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स इंक्लूड द चाइल्ड केयर प्लान। इसने कहा कि उसे उसे कौन सी चीज करने से रोकिएगा, उसे कौन सी चीज करने से रोकिएगा। नहीं रोकिए मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन शुड द नर्स इंक्लूड द, कौन सी चीज को आप इंक्लूड करने को बोलेगा, ये कह रहा है किस चीज को नर्सिंग में केयर में इंक्लूड करिएगा। अच्छा ऐसे है। आइसक्रीम वालों, आइस चिप्स में और आइसक्रीम में फर्क होता है। तुम तो रहने ही दो भैया, तू कैसे कॉर्नेटो खिलाएगा है। डी तो गया। सी कह रहा है 39, कफ एंड डीप ब्रीदिंग एवरी आर्ली। जिसकी टॉन्सिलेक्टोमी हुई है तो उसे बोलेगा खांस 3-4 बार खांस लिया ना, मुंह से खून देने लगेगा ये। नहीं, तू बता दे, टॉन्सिलेक्टोमी की सर्जरी के बाद तू उसे खांसने के लिए बोलेगा? सीरियसली? मतलब तू इसे टॉन्सिलेक्टोमी सर्जरी के बाद बोलेगा खांस, और जितना ये खांसेगा ना उतना गले में फ्रिक्शन के द्वारा ब्लीडिंग शुरू होगी। तो किस क्या सोच के 40% लोगों ने आंसर सी दिया था, मेरे को तो समझ में नहीं आया। तुम लोगों में कॉमन सेंस है या बेच खाए, फिर बोलते हो गुस्सा होता है ये मास्टर। अरे मेरा मेरा खून खोलता है इन चीजों से। तुम क्या करवा रहे हो, टॉन्सिलेक्टोमी वाले पेशेंट को खांसवा रहे हो हैं, खून फेंकेगा वहां से, मुंह से फवारे निकालेगा वो, खांसे दिया तो। क्या आंसर हो तुम लोग यार।
परफॉर्म पॉस्चुरल ड्रेनेज देने से ब्लीडिंग बढ़ेगी। टॉन्सिलेक्टोमी वाले पेशेंट को अगर पॉस्चुलर ड्रेनेज दिया तो ब्लीडिंग बढ़ती है, इसे शामिल नहीं करेंगे। मिनिमाइज क्राइंग, रोने मत देना, जितना ज़्यादा रोएगा उतनी ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, तो रोने को कम करना, आंसर ए है। सिर्फ 19% लोगों ने सही आंसर दिया है। ये आगे 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 मेरे हाथ का आदमी सुनीता वर्मा ने कहा है, सर प्रिवेंट एटेलेक्टोसिस, इसलिए खांसने नहीं देंगे। बेहतरीन प्रदर्शन। सुनीता को इनाम की व्यवस्था करो। मेरी सील्ड कहाँ है सुनीता? सील्ड नहीं मिल रही है सुनीता को, तो मैं अभी सील्ड देता। रुक जा सुनीता, तेरे लिए सील्ड की व्यवस्था करिए बेटा। ले ये ले जा, ये रखिए सुनीता, ये तेरी है आज से, ठीक है? ये सुनीता ले जाना, मैंने एड्रेस भेज दूंगा, सुनीता घर का एड्रेस भेज दे, ये सील्ड तेरी है, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत नहीं है। टॉन्सिलेक्टोमी वाले पेशेंट को एटेलेक्टेसिस करवा रही है, तू धन्य है, तू नारी नहीं है, तू धन्य है। और फिर खुद के हिसाब से जोड़ के एटेलेक्टेसिस, खुद के हिसाब से ही प्रिवेंशन भी टिका दिया। क्वेश्चन एग्जामिनर ने कुछ भी दिया हो, मैं तो वो आंसर दूंगी जो मुझे आता है। क्वेश्चन गया तुम्हारा, मैं तो क्वेश्चन खुद का बना के लाऊंगी अपने घर से, और उसमें मैं एटेलेक्टेसिस करवाऊंगी और उसके हिसाब से आंसर जाएगा। तुम सुनीता की बात तो सुनो। सुनीता कह रही है कि सर पहले तो मैं इस पेशेंट को एटेलेक्टेसिस करवाऊंगी। मैं ऑप्शन में कहा नहीं हो, ऑप्शन में सर, क्वेश्चन में भी नहीं है, नहीं हो क्वेश्चन में। मैं पहले करवाऊंगी एटेलेक्टेसिस, फिर खास खास के सही करवाऊंगी एटेलेक्टेसिस। ए प्रभु, उठा ले यार, मुझे नहीं पे इन्हें उठा ले, मैं पढ़ाऊंगा अभी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे रहा। M7, गॉड ब्लेस यू। आंसर, गॉड ब्लेस यू। चलो, तुम्हारे हिसाब से क्या आंसर जा रहा है? सबका सी ही आंसर है, 52% का। देखते हैं
इंचार्ज नर्स मेकिंग असाइनमेंट फॉर द नेक्स्ट शिफ्ट, विच पेशेंट शुड बी असाइन टू द फेयरली न्यू नर्स। एक नई नर्स आई है बेहतरीन। फेयरली मतलब गोरी नहीं है, मतलब ऑलमोस्ट नई है, फेयर मतलब बिल्कुल नई। 6 मंथ हुए इसके एक्सपीरियंस को। पुल्ड फ्रॉम द सर्जिकल, इसे कहाँ से, सर्जिकल वार्ड से उठाकर कहाँ डाल दिया है, मेडिकल वार्ड में। शिकायत होगी होगी कोई सर्जिकल वार्ड में, तब उस व्यवस्था नहीं बैठ पा रही होगी, तो कहाँ डाल दिया इसको, मेडिकल वार्ड में। ठीक। अब बताइए इस वाले को कौन से मेडिकल में, तो मेडिकल के मेडिसिन के मिलेंगे ना पेशेंट, यहाँ सर्जरी के पेशेंट तो है नहीं। तो बताइए कौन सा पेशेंट इसके लिए बेस्ट रहेगा। मैंने कहा अब ठीक है बच्चे, मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि एक नई नर्स आई है जो ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 6 महीने से काम कर रही थी सर्जिकल वार्ड में, अचानक से उसको उठाकर मेडिकल वार्ड में डाल दिया। पर बता दीजिए क्या हुआ है। 69 साल का पेशेंट है सीओपीडी का, जिसको वेंटिलेटर डिपेंडेंट है, वेंटिलेटर देखा ही नहीं है कभी उस महिला ने जो सर्जिकल वार्ड में काम करती है। तो सर्जिकल में नहीं होता वेंटिलेटर, अरे सर्जिकल में वेंटिलेटर क्या करेगा, वो तो आईसीयू एनआईसीयू में होता है, तो वो तो मेडिसिन का पार्ट होते हैं, सर्जरी का नहीं होता। मैं सर्जिकल में वेंटिलेटर यूज ही नहीं होता, तो वो पाइप पाइप लगाना इसके बस की नहीं है, इसको मत दे देना, मार देगी सीओपीडी वाले को। अच्छा ठीक है, फिर नहीं दे रहे। 58 साल का है, एयरबॉर्न प्रिकॉशन है टीबी के लिए, टीबी के लिए एयरबॉर्न इन्फेक्शन है, N95 मास्क पहनना पड़ता है, एयरबॉर्न प्रिकॉशन लेना पड़ता है, रूम टेम्परेचर, रूम में आपको क्या करना पड़ता है, नेगेटिव प्रेशर बना के रखना पड़ता है, हेपा यूज करना पड़ता है। हेपा क्या होता है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेटेड एयर, उसका यूज करना पड़ता है, रेस्पिरेटरी मास्क पहनने पड़ते हैं। इसने कभी देखा ही नहीं सारी चीज़ सर्जिकल क्या, इसे क्या पता क्या पीपी किट होती क्या होता है, इतना ज़्यादा से नॉलेज भी नहीं है, और ये एयरबॉर्न प्रिकॉशन के बारे में जानती भी नहीं। तो टीबी के बारे में कोई प्रिकॉशन नहीं, क्योंकि तो सर्जिकल का काम है। 68 ईयर ओल्ड रिटर्न द होम, ब्रोंकोस्कोपी एंड बायोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और बायोप्सी करने के बाद लौट के आई है। तो इसके लिए भी इसके पास कोई भी अलग से गाइडलाइन नहीं है। ब्रोंकोस्कोपी पेशेंट का जो लौट के आता है और जो बायोप्सी से लौट के आता है, उस पेशेंट की केयर, पर्टिकुलर केयर करने के लिए मेडिसिन वार्ड की नर्सिंग काम में आती है। सर्जिकल वार्ड उसकी केयर पहले एक्सपोजर नहीं हुआ, तो जिसने पहले किया नहीं है तो उसको इस बारे में आइडिया नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है ब्रोंकोस्कोपी के बाद और बायोप्सी के बाद, पर जिसने कभी डील ही नहीं किया ऐसे पेशेंट को, वो डील तो नहीं कर सकती ना। 72 साल का एक व्यक्ति है, सिर्फ बताना है कि हाउ टू यूज इंसेंटिव स्पायरोमेट्री। इंसेंटिव स्पायरोमेट्री है, इसका यूज करना बहुत बार सिखाया जाता है पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड के अंदर या सर्जिकल वार्ड के अंदर। सर्जिकल वार्ड के अंदर सिखाया जाता है कफिंग, डीप ब्रीदिंग एंड यूज ऑफ इंसेंटिव स्पायरोमेट्री प्री ऑपरेटिवली। सर्जरी से पहले कफिंग के बारे में, डीप ब्रीदिंग के बारे में और इंसेंटिव स्पायरोमेट्री के बारे में सिखाया जाता है, नॉलेज दी जाती है, बताया जाता है। ये प्री ऑपरेटिव होता है। प्री ऑपरेटिव केयर कौन करेगी, वही सर्जिकल नर्स करेगी। इसलिए इसके इसके बारे में इसके पास नॉलेज भी है, स्किल भी है, और इस पेशेंट की केयर ढंग से कर पाएगी, क्योंकि पहले प्री ऑपरेटिव फेज के दौरान इन पेशेंट को डील करती आई है जो स्पायरोमेट्री का यूज कर रहे हैं। तो डीप ब्रीदिंग की बात करो, कफिंग की बात करो, स्पायरोमेट्री की बात करो, ये सारे काम प्री ऑपरेशनल होते हैं और सर्जिकल नर्स को इसकी नॉलेज होती है, और जिसकी नॉलेज होती है वही काम दिया जाए तो शायद सफलता के चांसेस ज्यादा है। बेटा ले जाना सुनीता, सिलेक्शन हो जाएगा तेरा, ट्रॉफी ले जाना, और मुझे पता है हो जाएगा सिलेक्शन, बस पढ़ते रहो, मेहनत करो, परेशान मत हो। ये तो मजाक की बातें होती हैं, चीजें चलती रहती हैं, इट्स द पार्ट ऑफ द जोक, बट योर एंड मी बोथ वी वांट सिलेक्शन ऑफ योर साइड। अब तुझे आजा आएगा भी नहीं, तू यहाँ से निकल, तेरे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो। हमको तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, नहीं आया तो आएगा भी नहीं भैया। जाओ, मस्त रहो। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। नैन्सी, गॉड ब्लेस यू। कर लो बेटा, लव बिश्नोई अच्छी बात है। फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर करो, पोल करवाओ इसका। इसका आप ऐसे आंसर दो, छोड़ो पोल वोल का।
Patient with COPD has a nursing diagnosis of ineffective breathing pattern, which is appropriate action to delegate to the experienced licensed practice nurse under your supervision. एक सीओपीडी का पेशेंट है जो नर्सिंग डायग्नोसिस हुआ है इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, विच अप्रोप्रिएट एक्शन, कौन सा, जब डायग्नोसिस कंफर्म हो चुका है तो आप मुझे इतना से बता दीजिए इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न के लिए कौन सा एक्शन है जो हम एक अपने असिस्टेंट नर्स को दे सकते हैं करवाने के लिए। प्लानिंग फॉर नर्सिंग, बच्चे बच्चे बी कह रहे हैं प्लानिंग एंड नर्सिंग की रेजिमेंट दैट ग्रेजुअली इंक्रीज एक्टिविटी इंटॉलरेंस। किसी को इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न है और तो इसकी एक्टिविटी टॉलरेंस के लिए गाइडलाइन बना रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पहले तो आप इसको ये कर लीजिए आंसर, ऑब्जर्व हाउ वेल द पेशेंट परफॉर्म फर्स्ट लिप ब्रीदिंग दैट रिलीव फ्रॉम द ब्रीदिंग प्रॉब्लम विच अकर ड्यूरिंग द सीओपीडी। पार्स लिप ब्रीदिंग की जाती है और इसको असिस्ट करना बहुत आसान होता है। हाँ तू राजू, तू काला पहन ले, तू हरा पहन ले, हरा चश्मा पहन ले, लाल पैंट सिलवा ले और नीली शर्ट और तोता बन के उड़ जा। ठीक है राजू। असिस्ट द पेशेंट बेसिक एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ, ये प्रायोरिटी नहीं है, प्रायोरिटी ये है कि सीओपीडी के पेशेंट को इनफेक्टिव ब्रीदिंग हो रही है तो आप इसका ऑप्शन ए ही जाएगा क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उसका जो समाधान है वो पार्स लिप ब्रीदिंग में होता है, इसमें होता है पार्स लिप ब्रीदिंग में। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। चाय नहीं है यार, थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, सर ऐसे भारी हो रखा है, बताए। Gina is a nurse from the medical surgical unit for Territory Hospital. She was asked to float of the orthopedic in which she has no prior experience working on, which client assigned to her। एक जीना नर्स है मेडिकल सर्जिकल यूनिट में, कहाँ से आई है, मेडिकल सर्जिकल यूनिट है जो हॉस्पिटल से आई। सी वाज फ्लोट टू द ऑर्थोपेडिक वार्ड में टिका दिया उसको डायरेक्टली। विच ऑफ द नो प्रायर, जिसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है बेचारी को ऑर्थोपेडिक वार्ड का, विच क्लाइंट, उसे कौन सा क्लाइंट दिया जाना चाहिए। बताओ कौन सा क्लाइंट देना है जिसको बेचारी कोई नॉलेज ही नहीं है, पहले गरीब को बेचारी कहाँ पटक दिया आपने, उसको सीधा पटक दिया कहाँ, ऑर्थोपेडिक वार्ड में। मेडिकल सर्जिकल वार्ड से आई है। एक क्लाइंट हु है टोटल हिप रिप्लेसमेंट, 2 दिन पहले रिप्लेसमेंट हुआ है, नीड टू द ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग। ये काम तो कर सकती है, सैंपल ही तो लिए हैं जिंदगी भर, मेडिकल वार्ड की नर्स ने सैंपल ही तो लिए हैं, तो ब्लड ग्लूकोज चेक करने में तो कौन सी आंधी आ रही है इसको, तो ये तो बहुत आसानी से कर पाएगी। देखते हैं बाकी कर पाएगी नहीं कर पाएगी। एक क्लाइंट हु हैड द एबव द नी एम्पुटेशन, उसका घुटने से ऊपर का पैर काट दिया, वो आतंक मचा रहा होगा, उसे हैंडल भी नहीं हो पाएगा। सो मेनी कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट व्हेन द एम्पुटेशन ऑफ नी, एम्पुटेशन एबव द नी, बहुत सारे साइड कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो इस नर्स से हैंडल नहीं होंगे, इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। द क्लाइंट हैज बैलेंस स्केलेटल ट्रैक्शन का यूज, ट्रैक्शन को अप्लाई करना और ट्रैक्शन को की केयर करना उसी नर्स की जिम्मेदारी हो सकती है जो पहले ऑर्थोपेडिक में वार्ड कम में काम कर चुकी है। एक क्लाइंट विद द कास्ट फॉर द फ्रैक्चर फीमर हैज द नम्बनेस, उसके हाथ पैरों में नम्बनेस आ रही है, डिस्कलेशन आ रहा है, इसे नहीं पता, ये ऑर्थोपेडिक में कभी काम ही नहीं की, पर जो पहले काम करती है वो जानती है कास्ट को टाइट लगाने की वजह से ऐसा हुआ है, कास्ट को टाइट बांध दिया होगा जिस वजह से जो डिस्टल पार्ट है वहां पे ब्लड सप्लाई रुक गई है और डिस्टल पार्ट पे ब्लड सप्लाई रुक गई है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पे नंबनेस और सर्कुलेशन की कमी होने की वजह से डिस्कलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्कलरेशन। आंसर क्या जाएगा, डी। आंसर क्या जाएगा, डी।
ठीक है बच्चे, तो इसी के साथ क्वेश्चन सेशन अभी काम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन सेशन एंड कर रहे हैं। और क्वेश्चन सेशन एंड कर रहे हैं तो कुछ की पॉइंट्स मैं आपको और बता दूं जो मुझे लगता है आपको एग्जाम में काम आएंगे। तो अब यहाँ से हम की पॉइंट्स स्टार्ट कर रहे हैं, मैं की पॉइंट्स बोलूँगा, आप वो लिखते जाइएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो अभी की पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले दो लाइन सुना देते हैं आपके। हाँ, वो लोग जो जिनको क्लास लेना है वो लेंगे, जीनोमिक पे लेते रहेंगे। जिसको क्लास लेना है गौरव सर भी ले सकते हैं, नरेश सर भी लेंगे, और जो भी कोई क्लास लेगा नरेश सर और गौरव सर के साथ लेंगे ही लेंगे, बाकी मुझे पता नहीं है। बाकी वो जो क्लास लेंगे वो यूट्यूब जीनोमिक पे ले लेंगे, आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी इनको लेना होगा। अभी आप सुन लीजिए जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, दो लाइन है आप लोगों के लिए कि दगा देते हुए एक पल खुदा से डर गए होते, दगा देते हुए एक पल खुदा से डर गए होते, वफा अच्छा करम है काश तुम कर गए होते। कि दगा देते हुए एक पल खुदा से डर गए होते, वफा अच्छा करम है काश तुम कर गए होते। वो तो मैं हूँ मेरे यारो जो हंसता हूँ जमाने में, वो तो मैं हूँ मेरे यारो जो मैं हंसता हूँ जमाने में, मुझे बख्शी हुई तकलीफ में, मुझे बख्शी हुई तकलीफ में तुम मर गए होते। समझ आए बच्चे? तो ये है हम जमाल की दो लाइन। की पॉइंट्स मैं अभी कराऊं या फिर बताओ मैं बाद में करा दूं की पॉइंट्स? बताओ बताओ, कराऊं अभी कुछ की पॉइंट्स आपको? छोड़ो, क्या एक बार देखता हूँ। चलो ठीक है, मैं ना बाद में करा दूंगा, एक अगली क्लास में लंबी ले लूँगा। ठीक है, तो अभी तो मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा, मैं जब भी क्लास लाऊंगा मैं नेक्स्ट टाइम क्लास लूँगा, नेक्स्ट वीक में लूँगा। ठीक है, कल मैं नहीं हूँ यहाँ, मैं कल हूँ पर मैं क्लास नहीं लूँगा, मैं नेक्स्ट वीक लूँगा। चलो सुन लो यार, कुछ तो मैं काम आऊँ। चलो कोई ना, कुछ की पॉइंट्स पढ़ लो यार, क्योंकि है ना ऐसे ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ाना तो पड़ेगा ना यार, चीज़ें तो होंगी। की पॉइंट सुनो, ठीक है। ट्यूमर के बारे में जानते हो? ट्यूमर के बारे में तुम फटाफट लिखते जाओ। ठीक है बेटा, ट्यूमर के बारे में जानते हो? मैंने कहा ट्यूमर मार्कर जानते हो? हाँ जानता हूँ, क्या होते हैं? टीएनएम होते हैं, टीएनएम होते हैं ट्यूमर मार्कर। क्या होते हैं देखो, मैं डिटेल में नहीं जाता, तुम ऐसे मैं सोचा करो कि सर इतना ही बोला है, ये की पॉइंट्स पढ़ा रहा हूँ मैं जो मुझे सही लगते हैं। टीएनएम क्या होते हैं? मैंने कहा टी होता है, एन होता है और एम होता है, तो टीएनएम हो गया। टी का मतलब क्या होता है? ट्यूमर का साइज। क्या होता है? ट्यूमर का साइज। मैंने कहा ठीक है। एन मतलब नोड इन्वॉल्वमेंट, लिम्फ नोड इन्वॉल्व हैं या इन्वॉल्व नहीं है, अगर इन्वॉल्व है तो कितनी तेजी से स्प्रेड हो रहे हैं और स्प्रेड नहीं हो रहे हैं, वो सब चीजें आप इसमें लिखोगे। ठीक है बच्चे, फिर मेटास्टासिस है या नहीं है, तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। मेटास्टेसिस, ये सारी चीज आपको चेक करनी है ड्यूरिंग द विच वन इज ड्यूरिंग द टीएनएम मार्कर फॉर द ट्यूमर। ठीक है बच्चे, ठीक है बच्चे, चलो क्लियर। सर आप जो पढ़ा रहे हो ट्यूमर, वो या तो मेलिग्नेंट होगा, मैंने कहा या तो क्या होगा, मेलिग्नेंट होगा, और या वो बिनाइन होगा। मैंने कहा बिल्कुल, या तो मेलिग्नेंट होता है या बिनाइन होता है, बताइए। एम फॉर मेलिग्नेंट, मैंने कहा डन। एम फॉर मेलिसियस, यानी कैंसरस। मेलिसियस बैड, यानी बहुत बुरा, मतलब गंदा प्रोग्नोसिस होता है, कैंसरस ज्यादा होता है। और एम फॉर मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस, ये तीन एम जो हैं ये मेलिग्नेंट में है। मैंने कहा ठीक है। बी फॉर, मैंने कहा बिनाइन, बी फॉर बी नाइस, मतलब नॉन कैंसरस। बी फॉर बोग्ड डाउन, यानी एक ही जगह पे रहता है, फैलता नहीं है। इसमें भी तीन बी, बी बी बी। क्लियर।
लिख लिया? चलो, और कुछ? और कुछ भी है, बताओ इसके बारे में। रैपिड ग्रोइंग, तेजी से बढ़ता है। स्लो ग्रोइंग, धीरे से बढ़ता है। लैक ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म, ये डिफरेंशिएट नहीं होता। लैक ऑफ स्पेसिफिक फॉर्म, ये अनस्पेसिफिक होते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। ये सारी चीजें किसके बारे में है? मैलिग्नेंट के बारे में। ठीक है, चलूं आगे। चलें? स्टेज ऑफ कैंसर, स्टेज 0 नो कैंसर, स्टेज फर्स्ट स्मॉल और ओनली इन वन एरिया, एक ही एरिया में है। स्टेज सेकंड एंड थर्ड लार्ज, क्लियर है? ग्रॉन इनटू नियर बाय टिश्यू, ग्रॉन इनटू नियर बाय टिश्यू एंड lymph node। स्टेज 4, स्टेज 4 क्या होगा? सीवियर होगा और ये अदर बॉडी पार्ट में फैलेगा। स्प्रेड नियर बाई में नहीं, दूर दूर तक फैलेगा। स्प्रेड अदर बॉडी पार्ट, जैसे लंग्स का फैल जाए हड्डी में, लंग्स का फैल जाए स्पाइन में, तो ये होता है स्टेज 4। अदर बॉडी ऑर्गन या अदर बॉडी पार्ट्स, ये होता है स्टेज 4। स्टेज समझ में आई? तेरे प्रमोद है ना, तेरे घर पे जाके है ना उसको खिलाना, जिसने तेरे फर्टिलाइजर करवाया है ना, उसे खिलाना। ये जहाँ से तेरा स्पर्म बाहर आया ना बेटा, जिससे तू पैदा हुआ है, उसे देना ये सारी चीज़ें। चलें? लिख लिया? चलो, सेवन अर्ली साइन ऑफ कैंसर पढ़ा होगा आपने। CAUTION, ये सब पढ़ा होगा क्वेश्चन के नाम से। वैसे सब पढ़ चुके हो, फिर भी बता देता हूँ। चेंज इन बाउल एंड ब्लैडर, बार बार पॉटी जाना, बार बार सुसु जाना, पॉटी रुक जाना, सुसु रुक जाना, ये सब इसमें आता है। ए फॉर ए श्योर, दैट डज नॉट हील, एक घाव जो नहीं भरता, दैट डज नॉट हील। अनयूजुअल ब्लीडिंग, थिकनिंग हो जाती है, लंप बन जाता है, कहीं भी ब्रेस्ट में बन जाए या कहीं भी। समझ में आ रहा है ना बच्चे? थिकनिंग हो जाती है, थिकनिंग हो जाती है, थिकनिंग हो जाएगी, लंप बन जाएगा। अरे हाँ या ना, ये सब ब्रेस्ट में पाए जाते हैं, टेस्टिस में पाए जाते हैं। इनडाइजेशन होता है, खाना नहीं पचता भैया, इनडाइजेशन। ऑरेंज पीली स्किन हो जाती है, ऑरेंज पील स्किन। नो एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं, एकदम थका हुआ। नेगिंग कफ, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। याद रखना, ये सारे कहलाते हैं 7 अर्ली साइन ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं? 7 अर्ली साइन ऑफ कैंसर।
चलें? मिस्टर पंडित, गॉड ब्लेस यू। सर ये अर्ली साइन है, मैंने कहा लेट साइन आते हैं? मेरे को तो आते हैं, तुम लिख लो, तुम्हें नहीं आते तो। कौन कौन है लेट साइन? मैंने कहा पेन, दर्द लास्ट में शुरू होता है कैंसर में। ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ कहाँ? मैंने कहा डाइजेशन ट्रैक, और मैंने कहा एयरवे, और बता, मैंने कहा टिश्यू नेक्रोसिस। टिश्यू नेक्रोसिस लास्ट अर्ली साइन है, लेट साइन है? लेट साइन है। अल्सरेशन, ये सब लेट साइन होते हैं किसके? कैंसर के। तो डायग्नोसिस कैसे करोगे किसका? कैंसर का। डायग्नोसिस पहला ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में क्या देखोगे? मार्कर। एग्जाम्पल बताओ, किसका बताऊं? किसी का बता दो। पीसीए। क्या है पीसीए? प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। बताया था मैंने आपको, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। इमेजिंग, इमेज करेंगे, इमेजिंग करेंगे, करेंगे इमेजिंग। इमेजिंग में क्या करोगे? एक्सरे करूंगा, सोनोग्राफी करेंगे, एमआरआई कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे। बेटा सब ज्ञान चल रहा है ना, ये धमाके से आएगा एग्जाम में, पता नहीं पड़ेगा कहाँ उड़ जाएंगे विकेट। ध्यान चल लो। सीटी स्कैन, मैंने कहा ठीक है। इसके बाद मैंने कहा बायोप्सी कर ले। क्या कर ले? बायोप्सी। बायोप्सी मोस्ट एक्यूरेट होती है, इसके आगे सब फेल है। बढ़िया भैया, फेल है तो। मैलिग्नेंसी को कंफर्म कौन करती है? बायोप्सी। तो मैलिग्नेंसी अगर है या नहीं है, मैलिग्नेंसी को कंफर्म करती है कौन? बायोप्सी। समझ में आ रहा है? धमाकेदार चीजें चल रही प्रोग्राम, समझ आ रहा है क्या चीजें? चल रहे हैं? क्लियर हुई इतनी? मैंने कहा हो गई। सर ल्यूकेमिया के बारे में जानते हो? मैंने कहा मैं तो जानता हूँ, तुम बताओ तुम जानते हो क्या? नहीं, मैंने कहा सर ल्यूकेमिया के बारे में कोई आइडिया है? बता क्या आइडिया दूँ? LEAUK, ल्यूक वर्ड का मतलब क्या होता है? मैंने कहा ल्यूकोसाइट। अच्छा ये बात, मैंने कहा। और एमिया का मतलब क्या होता है? मैंने कहा ब्लड। इसका मतलब क्या होता है? मैंने कहा तू तो ब्लड में ल्यूकोसाइट का संख्या बढ़ जाना है। मैंने कहा मतलब और है क्या कर रहा है? ओवर प्रोडक्शन होता है ल्यूकेमिया के अंदर, ओवर प्रोडक्शन होता है। आपने कहा ओवर प्रोडक्शन किसका होता है? यही WBC का होता है, इसी को तो कहते हैं ल्यूकोसाइट। ओके, फिर देन लो आरबीसी और लो प्लेटलेट। ओहो, तो आरबीसी हो गई कम, प्लेटलेट हो गई कम, और WBC हो गई ज़्यादा। मजे ही मजे। मैंने कहा सर ये तो काम बढ़िया करवा दी व्यवस्था आपने ल्यूकेमिया में। समझ में आ रहा है? आपने कहा सर ल्यूकेमिया का टाइप पता है? मैंने कहा टाइप बता। AML होता है एक तो, मैंने कहा होता है। एक ALL होता है, मैंने कहा ये भी होता है। एक CML होता है, मैंने कहा डन। और एक CLL होता है, मैंने कहा सी मतलब क्रॉनिक, A मतलब एक्यूट। एक का नाम बोलो, मैंने कहा एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, एक्यूट माइलॉइड। ये कहाँ? ये मोस्टली बच्चों में पाया जाता, मोस्टली चाइल्ड में पाया जाता है AML। ओके डॉक्टर साहब, ALL क्या होता है? एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। एक्यूट लिम्फोसाइटिक, एक्यूट लिम्फोसाइटिक, एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। CML क्या होता है? CML क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। क्रॉनिक माइलॉइड, बताया था ना, माइलॉइड माइलॉइड ल्यूकेमिया। और CLL क्या होता है? क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो क्रॉनिक लिम्फोसाइटिक, लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। तो बेटा कहानी ऐसी है, AML ALL CML CLL ये सब पाई जाती हैं एक्यूट वाले बच्चों में ज़्यादा, और क्रॉनिक वाले एडल्ट में ज़्यादा होती हैं। एक्यूट वाली बच्चों में ज़्यादा और क्रॉनिक वाली एडल्ट में ज़्यादा होती। बोलो समझ में आ रहा है बच्चे? एक्यूट वाली बच्चों में ज़्यादा, क्रॉनिक वाली एडल्ट में ज़्यादा होती हैं। मैं तो याद करने के तरीके बता रहा हूँ, ठीक है बच्चे?
हाँ एक्यूट वाले बच्चों में ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये एज ग्रुप के हिसाब से होती हैं बच्चों में और बड़े बच्चों में, तो ये दोनों बच्चों में कॉमन होती हैं, ऐसे समझ लो, ये दोनों एडल्ट में कॉमन होती हैं, बाकी आप देख लेना, ठीक है बच्चे। ये मेरे एडल्ट में होता होगा, पर ऐसे याद करने के लिए बोलते हैं कि एक्यूट बच्चों में ज़्यादा होती है और क्रॉनिक एडल्ट में ज़्यादा होती है। हाँ ALL मान ले, मैं तरीके बता रहा हूँ, ये आप कभी कंफ्यूज हो जाओ तो इतना याद रखना, मोस्ट कॉमन की बात नहीं कर रहा मैं, कॉमनली क्रॉनिक जो केस हैं वो एडल्ट में पाए जाते हैं, एक्यूट केस बच्चों में पाए जाते हैं, मोस्ट कॉमन की बात नहीं कर रहा, मोस्ट कॉमन की बात नहीं कर रहा, रिपीट कर देता हूँ। एक्यूट जो ल्यूकेमिया है वो इमेच्योर नॉन फंक्शनल WBC होती हैं, एक्यूट जो है वो कॉमनली बच्चों में ज़्यादा होते हैं और क्रॉनिक जो है वो मेनली एडल्ट में ज़्यादा होते हैं। एक्यूट जो है वो सडन होता है और क्रॉनिक जो है वो स्लो होता है। एक्यूट के अंदर इमेच्योर नॉन फंक्शनल WBC होती है और क्रॉनिक के अंदर मैच्योर विद रिड्यूस्ड फंक्शनल WBC होती है। क्रॉनिक के अंदर जो WBC बनती है वो मैच्योर बनती है पर उसके फंक्शन पुअर होते हैं। एक्यूट के अंदर RBC बनती भी मैच्योर है और होती भी नॉन फंक्शनल है। और कैसे बताऊं WBC के बारे में, समझ में आ रहा है ना बच्चे? मैंने ब्रीफली बता रहा हूँ, बेसिक बात है, मैं मोस्ट कॉमन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं मोस्ट कॉमन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। आपने कहा सर आप बच्चे कह रहे थे सर है ना ल्यूकेमिया में इमेच्योर WBC होती है, अरे ल्यूकेमिया में इमेच्योर WBC नहीं होती, एक्यूट ल्यूकेमिया में इमेच्योर WBC होती है, क्रॉनिक के अंदर तो मैच्योर होती है पर नॉन फंक्शनल होती है, उम्र के हिसाब से मैच्योर है, काम के हिसाब से इमेच्योर है। समझ रहे बच्चे? क्लियर है ना? सर ये बताओ ल्यूकेमिया के क्लिनिकल फीचर कौन कौन से हैं? ल्यूकेमिया के क्लिनिकल फीचर बता रहा हूँ तो सुनो ढंग से। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, लिखते जाना, मैंने लिखा, मैं बहुत लिख लिया तब से। ल्यूकेमिया के क्लिनिकल फीचर कौन कौन से हैं? फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन है, फैटिक जल्दी थकावट होती है, अनस्टडी गेट मतलब सीधा खड़ा नहीं हो पाता, ब्रूजिंग ब्रूजिंग ज़्यादा होती है, पैटेची ज़्यादा होते हैं, ईजिली ब्लीडिंग होती है क्योंकि प्लेटलेट काउंट कम होती है, वेट लॉस ज़्यादा होता है, एनोरेक्सिया होती है और बोन पेन होता है, हड्डियों में दर्द होता है। तो आपने कहा 5 का बता दिया, बता देते भाई, दोबारा बताना। फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, easily fatigue and unstable gait, bruises and पैटेची, वेट लॉस एंड एनोरेक्सिया और बोन पेन, हड्डियों का दर्द होता है ल्यूकेमिया के अंदर। समझ में आया? आया कि नहीं आया? ओके सर क्या डायग्नोसिस है? बोन मैरो बायोप्सी। ल्यूकेमिया का टेस्ट कौन सा करते हैं? बोन मैरो बायोप्सी। कहां से लेते हैं? पोस्टीरियर सुपीरियर इलिया क्रेस्ट, पोस्टीरियर सुपीरियर इलिया क्रेस्ट से लेते हैं बोन मैरो बायोप्सी, बड़े बच्चों में और छोटे बच्चों में लेते हैं एंटीरियो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ टिबिया, तो एंटीरियो मीडियल एस्पेक्ट ऑफ टिबिया से लिया जाता है छोटे बच्चों में और बोन मैरो बड़े बच्चों में लिया जाता है कहां से? पोस्टीरियर सुपीरियर इलिया क्रेस्ट से द्वारा। इलाज क्या है ल्यूकेमिया का? रेडिएशन थेरेपी एंड कीमोथेरेपी इसका इलाज काम में आता है। अरे हाँ या ना? स्टेम सेल रिप्लेसमेंट भी काम में आ सकते हैं, समझ आ रहा है? तो बच्चे कीमोथेरेपी भी काम में आ सकती है और रेडिएशन भी काम में आ सकता है, बट और इसमें स्टेम सेल रिप्लेसमेंट या ट्रांसप्लांट भी काम में आता है। क्लियर? अच्छा और बताओ सर, और क्या है? आपने पढ़ाई थी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में 2 प्रकार की होती है, वो सेंट जिसमें लेफ्ट टू राइट सेंट होता है और वो सेंट जिसमें राइट टू लेफ्ट सेंट होता है। समझ में आ रहा है? एक तो होता है लेफ्ट टू राइट और एक होता है राइट टू लेफ्ट। तो जो लेफ्ट टू राइट होता है, जो लेफ्ट टू राइट सेंट होता है उसके अंदर कौन कौन सी आती है? लेफ्ट टू राइट सेंट में आता है ASD, VSD, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जिसे कहते हैं AVSD, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। बात यह कि सर आप इसे क्यों बता रही हो? तो बहुत आसान है, आसान है तभी तो बता रहा हूं, इसके क्लिनिकल फीचर मत भूलना आप। इसमें जो पहला क्लिनिकल फीचर है वो डायफोरेसिस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डायफोरेस, पसीना ज्यादा आता है, खासकर खाते समय, ड्यूरिंग फीडिंग, खाते समय पसीना ज्यादा आता है इसको। इसमें हार्ट मरमर होती है, ये जो मैं बता रहा हूं ये इसके क्लिनिकल फीचर हैं, समझ आ रहा है?